हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जनवरी में कराए गए एपीएससी यानी कि एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी के एग्ज़ाम के तहत आने वाली जीएस के 50 प्रश्नों को। जैसा कि आपको पता है, मैं अपने चैनल पे आपको करा रहा हूँ। यूपी पीसीएस आयोग ने 2024 में जितने भी पेपर कराए हैं उन सभी के जीएस को पेपर्स को, क्योंकि आपका यूपी पीसीएस और आरओ का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और किसी भी आयोग के पेपर की पैटर्न को अगर आपको पकड़ना है तो उस आयोग ने उस साल कितने पेपर कराए हैं, कौन कौन से पेपर कराए हैं और उसमें जीएस से रिलेटेड क्या क्या और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके आने वाले एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन या तो उन्हीं टॉपिक से रहेंगे या कम से कम 10-20% क्वेश्चन जो होते हैं वो सेम एज इट इज़ उठा के रख दिए जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे 3-4 प्रीवियस ईयर के पेपर्स कराए हैं, प्रीवियस ईयर नहीं, मतलब इस साल यूपी पीसीएस आयोग ने क्या क्या कराया। जैसे मैंने आपको स्टाफ नर्सिंग वाले 2 पेपर करा दिए, ठीक है। एग्रीकल्चर वाला एग्ज़ाम आपको मैंने करा दिया, आरओ का कैंसिल हुआ पेपर करा दिया है। इसके अलावा मैंने आपको एक कराया है कंट्री प्लानिंग और नगर नियोजन वाला, ठीक है। और आज मैं आपको एपीएस वाला कराने जा रहा हूँ। तो एपीएस में आपको पता है कुल 150 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के होते हैं, 50 कंप्यूटर के होते हैं और 50 होते हैं जीके जीएस के, ठीक है। तो ये जो जीएस के 50 क्वेश्चन होते हैं, हम आज चलिए उनको देखते हैं। क्योंकि ये चूँकि हमारा आयोग सेम है, पेपर बनाने वाले सेम हैं, तो एज इट इज़ क्वेश्चन उठा करके पूछे जाएंगे। जो करंट में जो चीज़ें पूछी गई हैं वो भी पूछी जा सकती हैं, या वो नहीं तो उन्हीं टॉपिक से थोड़ा डीप जाके पूछा जाएगा। तो आपको एटलीस्ट यहाँ से क्या मिलेगा, या तो टॉपिक्स मिल जाएगा या एज इट इज़ नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ये यूपी पीसीएस आयोग ने कई बार पूछा, ये तो अब 2-3 साल पहले भी पूछा गया था आरओ के एग्ज़ाम में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि डॉटर ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये हैं सुश्री बेनज़ीर भुट्टो, पाकिस्तान की महिला प्रधानमंत्री जो थी, जिनकी की हत्या कर दी गई थी बाद में, वो सुश्री बेनज़ीर भुट्टो ने ही डॉटर ऑफ द ईस्ट नाम की पुस्तक लिखी थी, ठीक है। और फिर दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, कुछ लेखक दिए गए हैं और उनकी किताबें दी गई हैं, आपको मिलान करना है। तो इसमें अगर देखते हैं तो यशपाल हिंदी के जो लेखक हैं, यशपाल ने एक किताब लिखी थी कितने पाकिस्तान, ठीक है। यशपाल ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, कितने पाकिस्तान। और कमलेश्वर ने लिखी थी तमस, कमलेश्वर ने तमस नहीं, कमलेश्वर ने लिखी थी मेरी तेरी उसकी बात, ठीक। कमलेश्वर ने लिखी थी मेरी तेरी उसकी बात। और भीष्म साहनी की अगर बात करें तो उन्होंने तमस लिखा था, अंधेरा। सुरेंद्र वर्मा ने लिखा था मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा ने क्या लिखा था, मुझे चांद चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला हम आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। इसमें ये कुछ किताबें लिखी गई हैं जो कि 2024 की 23 और 24 की करंट अफेयर्स की बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं और इनसे बार बार क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछ लिया जाता है। आपको बताना है इनमें से सही मिलान क्या है, यानी कि कौन सा सही मिलान है। तो जो पहली पुस्तक हमारी है इंदिरा गांधी ट्रस्ट विद द पावर, यही पुस्तक जो है वो सही है, क्योंकि इसकी लेखिका जो है वो नयनतारा सहगल हैं। इंदिरा गांधी ट्रस्ट विद पावर, ये नयनतारा सहगल ने एक किताब लिखी है। द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, इंग्लिश वाला देख लेते हैं आप लोग। द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, इस पुस्तक के लेखक धर्मेंद्र प्रधान है। क्या ये हैं? ये गलत है। क्यों? क्योंकि इस पुस्तक के लेखक धर्मेंद्र प्रधान नहीं बल्कि विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पुस्तक है हाफ लायन हाउ पीवी नरसिम्हा राव ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, इसके लेखक संजय बारू नहीं है बल्कि कौन है, इसके लेखक हैं विनय सीतापति, ठीक है। मैं जो आपको इसके आंसर बताते हुए चल रहा हूँ ये आप लोग नोट डाउन करेंगे, अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि आपके पीसीएस और आरओ एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है। ये किताबें लिख दी जाएंगी और आपको दिया जाएगा कि इसके लेखक कौन है, ठीक है। तो ये द इंडिया वे स्ट्रेटेजी फॉर द अनसर्टेन वर्ल्ड एस जयशंकर ने लिखी है। हाफ लायन हाउ पीवी नरसिम्हा राव ट्रांसफॉर्म इंडिया, इसको लिखा है विनय सीतापति ने। फिर नेक्स्ट पुस्तक है जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी, जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी, इसके लेखक भी विनय सीतापति हैं। तो विनय सीतापति की 2 पुस्तकें हो गई, ठीक है। और ये हो गई एस जयशंकर की, ऊपर वाली तो सही है, इंदिरा गांधी ट्रस्ट विद पावर, ये नयनतारा सहगल की पुस्तक है, ठीक है। फिर ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है मृच्छकटिकम पुस्तक, इसके लेखक कौन है, ये आप सबको पता है, इसका लेखक शूद्रक हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है। मतलब इसके बताना इसके बारे में कौन था कदम सही लेखक के बारे में। तो सचिन तेंदुलकर नहीं है बल्कि इसके लेखक कपिल देव हैं और ये कपिल देव की ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। तो केवल 2 इसमें सही हो जाएगा।
फिर यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म पूछा है, जो हमारा आधार कार्ड बनता है UIDAI। आप इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हुआ करें उसमें आप लोग इंग्लिश वाला वर्जन देखा करिए, क्योंकि हिंदी में समझ में नहीं आता, ठीक है। UIDAI ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एस्टैब्लिश इश्यूज आधार। UIDAI स्टैंड फॉर किसके लिए? तो UIDAI का फुल फॉर्म पूछा है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या है? इसका फुल फॉर्म होगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये वाला, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, ठीक है। नेक्स्ट है फेमा का फुल फॉर्म इन्होंने पूछ लिया है। फेमा एक्ट जो आया था फॉरेन रेगुलेशन से जो चंदा वगैरह आता है उसको रेगुलेट करने के लिए, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो होगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, चूँकि 1999 में एक्ट आया था। बाकी फुल फॉर्म में आप याद रखेंगे ये सी वाला है। जब भी फुल फॉर्म इस तरह का पूछा जाए तो आप लोग इंग्लिश वाला वर्जन देखा करिए, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, ये जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया था या जो अभी भी लागू है, ये किस मंत्रालय के तहत आता है? ये आप लोग कमेंट करके इसका जवाब देंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट करके इसका जवाब दीजिएगा। नहीं आता तो आप लोग सर्च करिए फिर जवाब लिखिए, ताकि आप सर्च करेंगे लिखेंगे उसके बाद ये आपको कभी भूलेगा नहीं। बाकी बताने को तो मैं भी बता सकता हूँ, ठीक है। खैर नेक्स्ट देखते हैं कि नैस्कॉम के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि नैस्कॉम एक भारतीय गैर लाभकारी गैर सरकारी व्यापार संघ है जो मुख्य रूप से भारत के प्रौद्योगिकी उद्योग पर केंद्रित हैं। तो नैस्कॉम का फुल फॉर्म बताना है क्या होता है। इस टाइप के फुल फॉर्म आपको रट लेने होते हैं। तो जो नैस्कॉम का फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, इसका डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे इसमें लिख दिया गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर की जगह पे, ठीक है। सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर नहीं, बल्कि क्या है सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम। तो अगर आप एग्जैक्ट रटे नहीं रहेंगे तो आपसे गड़बड़ हो जाएगी, तो इसको एकदम रट लिया करिए, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। MOM जिसे मंगलयान के रूप में भी जाना जाता है, भारत ने जो मंगलयान लॉन्च किया था, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया एक अंतरिक्ष मिशन है। इसका उद्देश्य मंगल की सतह की विशेषताओं, आकृति विज्ञान, खनिज विज्ञान और मंगल ग्रह के वातावरण का पता लगाना है। आपको MOM का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म फिर पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म है मार्स ऑर्बिटर मिशन, ठीक है। यहाँ पे मिशन ऑफ मार्स, मार्स ऑर्बिटिंग मिशन में कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें आप हो जाएंगे, और ऑर्बिट में भी नहीं, ये है ऑर्बिटर मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन है MOM का फुल फॉर्म। फिर है IFSC का पूर्ण रूप, यानी कि जो IFSC कोड बैंक वगैरह में लगती है उसका फुल फॉर्म पूछा गया, तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ये वाला इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ये होता है IFSC कोड। फिर नेक्स्ट है मनुस्मृति के टीकाकार कौन है? तो मनुस्मृति हिस्ट्री से सवाल पूछा गया है। यही सेम मनुस्मृति वगैरह पे सवाल ROR और PCS वगैरह में भी खूब पूछे जाते हैं। तो ये जो पेपर है ये आपके आने वाले PCS और ROR के एग्ज़ाम का एक तरह से सैम्पल पेपर या आईना कह सकते हैं। इन्हीं टॉपिक से आएगा या फिर इन्हीं को घुमा फिरा करके पूछा जाएगा। तो मनुस्मृति के जो टीकाकार हैं वो कुल्लूक भट्ट हैं, इसमें से जो दिया गया है, ठीक है। हालांकि मनुस्मृति के टीकाकार की बात करें तो उसमें बहुत सारे लोग ने इस पर टीका लिखी है, जैसे मेघातिथि ने लिखी है, ठीक है, और एक भारूची हैं, गोविंद राज हैं, इन सब ने लिखा है, ठीक है। हालांकि जो इसमें ऑप्शन दिया है इसमें कुल्लूक भट्ट ने लिखा है। फिर नेक्स्ट है खानवा का युद्ध कब हुआ था? ये युद्ध अभी जैसे इसमें सिंगल कुछ युद्ध दे दिया गया है और पूछा गया है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था। आपके PCS के एग्ज़ाम में या ROR के एग्ज़ाम में वो 3-4 युद्ध दे देगा, या बाबर के ही चारों युद्ध देगा, मेदिनी राय का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, पानीपत का और खानवा का, और उसको सीक्वेंस लगाने से दे देगा कि किसके बाद कौन सा युद्ध हुआ था, ABCD ऐसे करके वो सीक्वेंस देगा। तो आपको अगर ये डेट पता रहेंगे तभी कर पाएंगे। तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? 16 मार्च 1527 को हुआ था, ठीक है। और ये युद्ध किसके बीच हुआ था? ये युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के मध्य, जिसमें कौन जीता था? बाबर जीत गया था। नेक्स्ट है 1921 में मोपला विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो मोपला विद्रोह आपको पता है 1921 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। इसका कारण है मोपलाओं पर जमींदारों का अत्याचार, बिल्कुल सही जवाब है ये, ठीक है। और अंग्रेजी सरकार की खिलाफत विरोधी नीतियाँ, ये भी सही। तो इन दोनों कारणों से ही मोपला विद्रोह हुआ था। इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 बोथ आर राइट्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन कारण वाले क्वेश्चन अब बहुत पूछे जाते हैं UP PCS ROR में, तो इसलिए ऐसे सवालों को तो ज़रा भी इग्नोर नहीं करना है हमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, पाकिस्तान के नाम का विचार
का सुझाव चौधरी रहमत अली ने दिया था, ठीक है। चौधरी नहीं लिखा पर इसका पूरा नाम चौधरी रहमत अली ही था, तो ये एकदम सही है। फिर इसका कारण क्या है, रहमत अली ने 1933 में अभी या कभी नहीं नामक पुस्तक प्रकाशित की थी, ये एकदम सही बात है, ठीक है। तो जो चौधरी रहमत अली है उसने 28 जनवरी 1933 को एक पर्चा या पुस्तक कह सकते हैं लिखा था, और उसका नाम था अभी या कभी नहीं, ठीक है। और इसी में इसने पाकिस्तान शब्द का विचार दिया था। तो ये कथन भी सही है और इसका ये कारण भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कथन ए और आर दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, यहाँ पे मिलान करने को दिया गया है। इसमें ये कुछ शहर दिए गए हैं और ये सारे के सारे शहर जो हैं वो कहीं ना कहीं से अफ़गानिस्तान के ही शहर हैं, और अफ़गानिस्तान चूँकि चर्चा में रहता है, कभी कभी 2-2 साल पुराना करंट पूछा जाता है, तो ये पूछा जा सकता है और आपको बताना है, इसका मिलान करना है, ठीक है। तो जो गैड्रोसिया है वो कहाँ पे पड़ता है, गैड्रोसिया पड़ता है बलूचिस्तान वाले एरिया में। अराकोशिया कहाँ पड़ता है, अराकोशिया पड़ता है आपके कंधार क्षेत्र में, जो अफ़गानिस्तान में कंधार लिखा गया है वहाँ पे पड़ता है अराकोशिया। अगर एरिया की बात करें तो एरिया पड़ता है हेरात में, और पारोम पिशादे पड़ता है काबुल घाटी में, ठीक है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, इसको आप रट लीजिए, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सुबह एवं शाम के वक्त जब सूरज क्षितिज के पास होता है तो यह लालिमा युक्त प्रतीत होता है, इस अवलोकन के लिए कौन सी घटना जिम्मेदार है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का छितराव या फैलाव। अब अभी आपने अगर एक एग्ज़ाम देखा हो आर ओ का जो कैंसिल हो गया, उसमें प्रकाश के अपवर्तन का एक उदाहरण दिया था कि जब स्विमिंग पूल में हम गहराई में उतरते हैं तो पानी में उसकी जो छत है नीचे वाली तली वो थोड़ा ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, कम गहरी प्रतीत होती है। उसका कारण क्या होता है, तो उसका कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। तो इस प्रकार ये जो चारों टर्म लिखे गए हैं, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का छितराव, या एक आता है मतलब अगर आप उसमें जाएंगे तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन वगैरह, उन सबके 5-5, 6-6 एग्जाम्पल्स होते हैं, उनको आप रट लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी की परपटी में जो ऊपर की पपड़ी होती है उसमें कार्बन का अनुमानित प्रतिशत कितना है। तो इसमें जो कार्बन का अनुमानित प्रतिशत है वो होता है 0.025%, ठीक है। ये एकदम रट ही लेना है। पृथ्वी के जो भूर परपटी में कार्बन है या कार्बन डाइऑक्साइड वो 0.025% होता है। फिर है बच्चों में सूखा रोग किसकी कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है, ये आप सबको पता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल बिच्छू या ब्यूटी नेटल की पत्तियों द्वारा स्रावित होता है जो दर्द युक्त डंक का कारण होता है। जब बिच्छू डंक मार देता है किसी को तो बहुत ज़्यादा जो दर्द होता है वो किस अम्ल के कारण होता है, तो वो होता है मेथनोइक अम्ल के कारण, ठीक है। इसको आप रट लेंगे ऐसे ही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये कुछ दी गई हैं चीज़ें और इसके ये खोजकर्ता आविष्कारक लोग दिए गए हैं, इसमें आपको मिलान करना है, ठीक है। तो क्या मिलान करना है, तो इसमें जो कॉस्मिक किरणें हैं इसकी खोज किसने की थी, तो कॉस्मिक किरणों की खोज की थी विक्टर हैस ने, यानी कि ए का हो जाएगा 2, ठीक है। कॉस्मिक किरणों की खोज की थी विक्टर हैस ने। इस टाइप के जब क्वेश्चन आया करें तो आप लोग एलिमिनेशन पद्धति लगाया करिए। जैसे ए में अब हमको पता चल गया कि कॉस्मिक किरणों की खोज विक्टर हैस ने की थी, तो ए का 2 हो जाएगा, इसमें नहीं है ए का 2 और इसमें नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट हमारा है एक्स किरणें। तो एक्स किरणों की खोज किसने की थी, एक्स किरणों की खोज की थी WC रोएंटजन ने। एक्स किरणों की खोज की थी WC रोएंटजन ने। तो इसमें सी वाला सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा, बाकी दे देख लेते हैं। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी, हेनरी बेकरल ने की थी। और कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी, तो ये की थी आपके आई क्यूरी एवं एफ जॉलियट ने, ठीक है, आई क्यूरी एवं एफ जॉलियट ने। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। इसको आप लोग मतलब रट लीजिएगा, तभी वहाँ पे मिलान करने को आएगा तो जल्दी मिलान कर पाएंगे, समय बचाएं। फिर यहाँ पे कुछ स्थान लिखे गए हैं और उद्योग लिखे गए हैं, आपको बताना है, मिलान करना है मतलब, ठीक। तो इसमें देखते हैं पहला क्या, खेतड़ी। खेतड़ी राजस्थान में आती है और तांबा के लिए फेमस है, ठीक है। फिर रेणुकूट एल्युमिनियम के लिए फेमस है। सेलम की बात करें तो ये फेमस है आपकी सूती वस्त्र के लिए, और सूरत जो है वो हीरा कटिंग के लिए फेमस है, ठीक है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। फिर है मिट्टी का निच्छालन किससे संबंधित है, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी एवं जलोढ़ मिट्टी। तो अगर मिट्टी के निच्छालन की बात करें तो ये लेटराइट मिट्टी में होता है, जलोढ़ में नहीं होता है, ठीक है।
फिर है निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बहुत सरल सवाल, अब सबको पता होगा, माही नदी। ठीक है, आप लोग बताइए मकर रेखा को और भूमध्य रेखा को साउथ मतलब अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी 2-2 बार काटती है। इसके जवाब में भी आप लोग कमेंट में इसका जवाब देंगे। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है। यानी कि यूपी स्पेशल का एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यूपी का उच्चतम बिंदु कौन सा है। कैमूर की पहाड़ियाँ, अमनसोट की पहाड़ियाँ, सोनपार या इनमें से कोई नहीं। कैमूर की पहाड़ियाँ तो बिहार में पड़ती हैं। ये जो अमनसोट की पहाड़ियाँ है यही यूपी का उच्चतम पॉइंट है। तो यूपी का उच्चतम पॉइंट है, इसको याद रखना है। ये अमनसोट की चोटी जो है यूपी का उच्चतम पॉइंट है। इसकी ऊंचाई जो है वो 957 मीटर है। ठीक है, 957 मीटर। इस अमनसोट की चोटी की जो ऊंचाई है वो 957 मीटर है, याद रखेंगे। और ये कहाँ पड़ती है, ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पड़ती है, आप लोग याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत सरकार द्वारा वर्ष 1973 में की गई थी। किस में की गई थी, 73 में। ये एकदम सही जवाब है। फिर है भारत में कुल बाघ या अभ्यारण्य जो है जनवरी 2023 तक 53 है। यानी कि टाइगर रिजर्व जो है वो 53 है, ऐसा कहा गया है। तो क्या ऐसा है, ये एकदम गलत है, क्योंकि अब जनवरी तक इसमें जो टाइगर रिजर्व हैं उनकी संख्या 55 हो चुकी है। ठीक है, तो ये 53 वाला गलत हो जाएगा, केवल एक इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं, कथन कारण वाला सवाल है। भारतीय संविधान संघीय व्यवस्था प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान जो है वो संघीय व्यवस्था प्रदान करता है, ये तो एकदम सही बात है। फिर है, इसने बहुत मजबूत केंद्र का निर्माण किया है, ये भी सही है। तो भारतीय संविधान एक तरफ तो संघीय है और एक तरफ तो मजबूत केंद्र है, ये बात तो दोनों सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता, क्योंकि मजबूत संघ और फेडरल सिस्टम होना ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो ये दोनों ही सही हैं, परंतु ये इसकी व्याख्या नहीं करता, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है वो बी वाला सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, बजट अधिनियम के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में लगाना। तो जो बजट पेश करने की प्रक्रिया होती है पार्लियामेंट में, पेश करने से लेकर के पास कराने तक का जो ये चरण होते हैं, उसमें आपको क्रोनोलॉजी लगाना कि किसके बाद कौन सा क्रम आता है। तो इसमें अगर देखें तो सबसे पहले विधायिका को प्रस्तुतिकरण दिया जाता है बजट में, बजट को, यानी कि बजट जो है सबसे पहले विधायिका पार्लियामेंट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद उस पर आम बहस होती है। क्या हो, यानी कि सारे जितने भी सांसद हैं किसी भी पार्टी के हों, सत्ता पक्ष विपक्ष, सब लोग मिलकर के उस पर आम बहस करते हैं और फिर अनुदान मांगों पर मतदान करते हैं। ठीक, अनुदान मांगों पर उसके बाद वो लोग मतदान करेंगे, फिर उसको वित्त विधेयक बनाया जाएगा और उसके बाद विनियोग विधेयक, यानी कि इसके बाद वित्त विधेयक और फिर विनियोग विधेयक अंतिम में आता है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, 5, 1, 4, 2 और 3। ठीक है, ये इसका पूरा क्रम होता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत राज्य की वाद योग्यता से संबंधित है। तो यानी कि इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल का स्टेबिलिटी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एक्ट कौन सा है इसमें। तो इसमें जो अनुच्छेद 300 है वो भारत के राज्य की वाद योग्यता से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस वीटो के तहत भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक रोक सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को साइन ही ना करें, उसको अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख लें, तो उसको क्या कहते हैं, तो वो कहलाता है पॉकेट वीटो। ठीक है, यानी कि वो उस विधेयक को अपने पॉकेट में रख लेते हैं, उस पर साइन भी नहीं करते हैं, कोई निर्णय भी नहीं सुनाते हैं, उसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है 340 के तहत। तो इसमें जो अनुच्छेद 240 एक सी है पुडुचेरी से रिलेटेड, यही गलत है, बाकी सभी के सभी सही हैं। राष्ट्रपति जो है 140 1A के तहत अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का संचालन करता है, 240 1B के तहत लक्षद्वीप का, 240 1D के तहत दमन और दीव का, लेकिन 240 1C के तहत पुडुचेरी का नहीं करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित खेलों में से किस एक में ग्रैंड स्लैम से संबंधित है। आप सबको पता है ग्रैंड स्लैम जो है वो लॉन टेनिस का खेल है, जो हमारे ये सब नोवाक जोकोविच वगैरह लोग, रोजर नोवाक जोकोविच, रोहन बोपन्ना भारत के पहले खेलते थे, सानिया मिर्जा भी लॉन टेनिस खेलती थी, ये ग्रैंड स्लैम से संबंधित किताब है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से है। क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल। तो यह सबको थॉमस कप हो गए, डूरंड कप हो गए, इस टाइप के जो भी कप होते हैं भारत में उन सबको याद कर लीजिएगा, इस टाइप के सवाल बन सकते हैं। ठीक है,
थॉमस कप। तो थॉमस कप का जो संबंध है वो हॉकी से होता है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2007 में किस देश ने प्रथम T20 विश्व कप जीता था? तो पहली बार 2007 से ही T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी, और चूंकि इस बार 2024 में T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीत लिया है, करंट अफेयर्स में काफ़ी रहा है, और भारत ने ये मैच USA में खेला था फाइनल, और साउथ अफ्रीका को हरा के फाइनल जीता था 24 में। तो जैसे 24 में भारत ने जीता, तो इसका इतिहास पूछने के लिए भी पूछ सकते हैं कि पहली बार ये कब शुरू हुआ था। तो 2007 में हुआ था, और ये 2007 में जो हुआ था ये जीता था भारत ने। किसको हराया था फाइनल में? उस समय भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हराया था, आप सबको पता होगा, ठीक है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी हैं? अंजुम मौदगिल, मंजू रानी, एल सरिता देवी और जमुना बोरो। तो इस टाइप के खिलाड़ी पूछे जा सकते हैं। इस साल तो जिन लोगों ने ओलंपिक में मेडल जीते उनके भी नाम दे करके ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते। तो इसमें जो अंजुम मौदगिल हैं ये शूटिंग खिलाड़ी हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसमें है एशियन गेम में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? चूँकि पहली भारतीय महिला है और एशियन गेम में जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, तो इसमें आपको नाम बताना इनका क्या है। तो ये हैं कमलजीत संधू। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि कमलजीत संधू जो दौड़ लगाती हैं, ठीक, 400 मीटर दौड़ में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता एशियन गेम में। अब चूँकि उस समय पे ये एशियन गेम हुए थे तो क्वेश्चन पूछ लिया गया था, और अब ये हो गए हैं ओलंपिक और पैरा ओलंपिक। तो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में अगर कोई मेडल कोई महिला जीत रही है, पहली बार जीत रही है, कुछ नया रिकॉर्ड बन रहा है, तो वो वाले क्वेश्चन आपको याद करने हैं, ठीक है। भारत की नवीन संसद का भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो ये भारत के राष्ट्रपति ने नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया था नई संसद भवन का उद्घाटन, क्योंकि उस समय इसको लेकर विवाद भी काफ़ी चला था कि राष्ट्रपति से क्यों नहीं उद्घाटन कराया प्रधानमंत्री ने, क्योंकि इस टाइप की बातें। तो आप याद रखेंगे कि इसका उद्घाटन ओवरऑल प्रधानमंत्री ने किया था, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन है अगला, सुकोणांक का जो सूर्य मंदिर है उड़ीसा का, उसके बारे में कथन लिखे गए हैं, आपको बताना है कौन सही है। तो इसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं, एकदम सही है ये। इसका निर्माण राजा नरसिम्हदेव प्रथम ने कराया था, ये भी सही है। और यह यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है, ये भी सही है। आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, ब्लैक पैगोडा तो इसको बोलते हैं, वाइट पैगोडा भारत में किसको कहा जाता है? तो वाइट पैगोडा कहते हैं, आप लोग सब आप कमेंट करें, चलो मैं ही बता देता हूँ, वो कहा जाता है गुजरात के सोमनाथ मंदिर को, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, इसका डी सही हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 मुख्यतः किस उद्देश्य में सहायता करता है? तो ये जो है वो सहायता करता है पारदर्शी प्रशासन में, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, ठीक है। फिर है, भारत में अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? भारत में अकबर का मकबरा आप सबको पता है आगरा में स्थित है। गोंडवाना किला भारत में कहाँ स्थित है? तो गोंडवाना का किला जो है वो इस समय आपके तेलंगाना राज्य में पड़ता है। फिर निम्न में से किस एक संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी? तो ये की गई थी 31वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 का जो था, उसमें भारत किस नंबर पे था? तो उसमें भारत था 161वें नंबर पे, हालांकि अभी भारत 159वें नंबर पे आ गया है, ठीक है। फिर है, विपर्जॉय चक्रवात का संबंध किस सागर से है? विपर्जॉय चक्रवात आया था, इसका जो संबंध है वो था अरब सागर में आया था। फिर है, विश्व युवा कौशल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्पॉट लैंडिंग के लिए भारत का मिशन किस तिथि को प्रक्षेपित किया गया? मतलब किस तिथि को ये भेजा गया था चंद्रयान-3, ठीक है। तो ये भेजा गया था 14 जुलाई 2023 को। और ये चंद्रमा, अब आपसे पूछा जा सकता है कि ये कब चंद्रमा की सतह पर लैंड किया, वो डेट क्या थी? वो डेट थी 23 अगस्त 2023। 14 जुलाई को ये लॉन्च किया गया और 23 अगस्त को पहुंच गया। और 23 अगस्त को चूँकि ये चंद्रयान-3 वहाँ पे उतरा था, तो इसी 23 अगस्त को भारत सरकार ने घोषित कर दिया है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, ठीक है। नेशनल स्पेस डे उसी दिन मनाया जाने लगा है। अब हिंदी दिवस के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। यहाँ पे कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है, इसको ध्यान से पढ़ा करिए, और मतलब इसको हाईलाइट कर लिया करो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन होता है सही नहीं दिया होता और नहीं जो है वो दिखता नहीं है। तो देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। इसमें बोला गया कि हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस भारत में हर साल 4 सितंबर को मनाया जाता है, ये गलत है, 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा का विकास हेतु निर्देश से संबंधित है, ये एकदम सही है। 351 जो है हिंदी भाषा से इससे संबंधित है, तो केवल 2 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन इन्होंने 5 क्वेश्चन जो हैं वो मैथ रीजनिंग से मिला के रख दिए हैं, तो इसके मैं आपको जवाब बता देता हूँ। इसको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको जीएस के क्वेश्चन दिखा रहा था सिर्फ कि आपके पीसीएस और आईआरओ में जीएस के कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो 47वां हमारा क्वेश्चन है, तो 47वें का आंसर हो जाएगा सी 16 मिनट। 48वें की बात करें तो इसमें हो जाएगा डी 700 रुपये। ये सब हालांकि इसको भी आप देख सकते हैं कि इस टाइप के सवाल आपके, आप वीडियो को पॉज करिए, देखिए आपका जो सी सेट आएगा ऐसे ही सवाल सी सेट में बन जाएंगे। ये देखिए आपका जो है मतलब प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन है, ये चाल दूरी वाला समय है, फिर ये इस टाइप की सीक्वेंस सीरीज वाला क्वेश्चन है, इसको रीजनिंग मैथ दोनों में रख सकते हैं। इसमें आपका बी नंबर सही हो जाएगा, 3 सही 1/3। फिर हो जाएगा 50वां क्वेश्चन, ये मतलब वही है वर्क एंड टाइम वाला क्वेश्चन। इसमें अगर देखें तो इसमें डी वाला सही हो जाएगा 312। चूँकि मुझे मैथ नहीं करानी है इस वीडियो में, इस पर मैं आपको जीएस के क्वेश्चन करा रहा हूँ जो भी पूछे गए हैं मतलब इस एपीएस के एग्ज़ाम में। और चूँकि इसका एग्ज़ाम को आपके यूपीपीएससी आयोग ही कराता है, पेपर सेटर सेम ही होते हैं, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन या इसी डोमेन के क्वेश्चन, डोमेन इन द सेंस वही टॉपिक से थोड़ा डीप जाके पूछ लेंगे। जैसे भी कोणार्क के सूर्य मंदिर पे इन्होंने 3 स्टेटमेंट दिए, तो घुमा फिरा के कोणार्क के सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा की जगह वाइट पैगोडा कर देंगे, इस टाइप से पूछा जाएगा। अकबर का मकबरा पूछा, अभी शाहजहाँ का दे देंगे, या अकबर से रिलेटेड कुछ अन्य चीज़ें दे देंगे। जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम दिया, इससे रिलेटेड कुछ डीप जाके पूछ लेंगे। तो ये हमने कंप्लीट और इसको अच्छे से एनालिसिस देख लिया। एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी का यूपीपीएससी का एग्ज़ाम होता है, और इसी तरह एक एक करके इस साल आयोग ने जो भी 8-10 एग्ज़ाम लिए हैं, अभी कुछ पेपर बचे हुए हैं। जैसे यूपीपीएससी प्री का एक पेपर हो गया 23 वाला। इसके अलावा उन्होंने 1-2 और एग्ज़ाम कराए थे, जैसे एक आयुर्वेद वाला, एक होम्योपैथी वाला, और 1-2 और कराए हैं, वो मुझे याद नहीं आ रहे हैं, पर मैं उनको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो ताकि आपको पास एक पूरा वो सीरीज रहे कि कितने पेपर्स यूपीपीएससी आयोग ने इस साल कराए हैं, ठीक है। और उसी के आधार पे आपने अपनी तैयारी बताएं। और बाकी इस वीडियो का विश्लेषण कैसे लगा, ये वीडियो कैसी लगी, इसी तरह के आप और कौन कौन से पेपर्स को वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट करके मुझे बताएं। और चूँकि मैं आपको डायरेक्ट किसी बुक से घटना चक्र से सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आयोग की वेबसाइट से पेपर निकालता हूँ, फिर उसको सॉल्व कराता हूँ, ताकि आपको थोड़ा पेपर वाला फील भी आए, ठीक है। और आपको अगर ये पेपर चाहिए ऐसे ही पूरा, तो मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है और डिस्क्रिप्शन में, वो ज्वाइन कर लें, वहाँ पे मैं ये पेपर डाल दूँगा, ठीक है। और इसके अलावा बाकी आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं यूपीपीएससी आरओ की, तो मैंने यूपीपीएससी में सी सेट का इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कराया है 2012 से 23 तक, उसका लिंक दे दिया है। बाकी जितने भी प्रीवियस ईयर वाले पेपर कराए हैं इस साल पूछे गए यूपीपीएससी के, वो सब की वीडियो का भी लिंक दे दिया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क बूस्टर सीरीज वाले जो टॉपिक हैं उनका भी दे दिया है, तो जा करके उनको भी आप चेक कर सकते हैं। अगर यूज़फुल लगे तो देखिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।